students, welcome to Pradis Institute of Education. So, I, your Deepika Adav ma'am, is teaching you mathematics here, and what we have doing? We were doing this chapter linear equation in one variable. So, in the previous lecture, we were doing an exercise 2.4 and इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सो लाइक 7 क्वेश्चन हियर. सो इसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली सॉल्व हो चुके हैं. सो लेट्स सी 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है. रीड करते हैं. हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. हसन एक बॉय है जिसने 2 टाइप ऑफ क्लॉथ मटेरियल खरीदा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर. शर्ट मटेरियल है जिसका रेट है 50 रुपीज़ पर मीटर. एंड देयर इज ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर. ट्राउज़र मटेरियल जो उसने लिया है उसका कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर. फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल. अब क्वेश्चन में यहाँ हमसे बोला है कि वो जितना भी मटेरियल बाय कर रहा है उन मटेरियल में अगर वो 3 मीटर ऑफ शर्ट का कपड़ा ले रहा है, 3 मीटर शर्ट मटेरियल ले रहा है, तो हर 3 मीटर के लिए वो ट्राउज़र मटेरियल खरीद रहा है कितना? 2 मीटर. अगर वो 3 मीटर, वैसे वो 3 नहीं 3 से ज़्यादा खरीद रहा है, पर वो जितना भी ओवरऑल मटेरियल खरीद रहा है उसमें से 3 मीटर शर्ट के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल बाय कर रहा है. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. अब ये मटेरियल बाय करने के बाद उसने क्या किया? उस मटेरियल को आगे सेल किया बट प्रॉफिट में सेल किया. कितना कितना प्रॉफिट हुआ? शर्ट मटेरियल पे ही इज़ गेटिंग 12% एंड ट्राउज़र मटेरियल पे ही इज़ गेटिंग 10%. नाउ हिज टोटल सेल इज़ गिवन एज 36,600. टोटल ओवरऑल जो उसका सेल हुआ आफ्टर प्रॉफिट जो भी उसने कमाया है वो है 36,600 रुपीज़. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय? वी नीड टू फाइंड दैट कितना मटेरियल, किसका ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना बाय किया था. तो ये क्वेश्चन फ़िलहाल थोड़ा सा लेंदी लग रहा है या हम बोल सकते हैं टफ भी लग रहा होगा, राइट? सो टफ बिल्कुल नहीं है. स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे. क्या करते हैं देखते हैं. सो सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर हमारे शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट. मीन्स 1 मीटर के लिए 50 रुपीज़ है कॉस्ट हमारे शर्ट मटेरियल की एंड ट्राउज़र मटेरियल की है 90 रुपीज़ कॉस्ट. सो लेट्स राइट इट. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट इज़ इक्वल्स टू 50 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र इज़ इक्वल्स टू ₹90. तो ये आ गई हमारी कॉस्ट, जितने में कॉस्ट प्राइस है जितने में उसने चीज़ों को बाय किया है. अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? दैट ही इज सेलिंग दीज मटेरियल विथ प्रॉफिट. तो निकाल लेते हैं क्या सेलिंग प्राइस हुई है हमारी. सो ना आफ्टर 12% सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर शर्ट. अगर वो 1 मीटर शर्ट सेल कर रहा है और हर 1 मीटर पे उसे 12% प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर? सेलिंग प्राइस हमारी हो जाएगी 50 प्लस 12% ऑफ 50. वाई वी आर राइटिंग हियर 50 प्लस 12% ऑफ 50. सो 50 इज़ द बेसिक अमाउंट. 50 तो वो यूज़ ही कर रहा है, वो उसे कमा ही रहा है 50 रुपीज़. जितने में उसने बाई किया है उतना तो वो कमा रहा है, लेकिन उसके अदर देन वो 12% और अर्न कर रहा है. किसका 12%? बेसिक अमाउंट का, दैट इज 50. सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर 50 प्लस 12% ऑफ 50. तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 50 जो उसका बेसिक अमाउंट है, देन उसी बेसिक अमाउंट का 12% और एक्स्ट्रा वो अर्न कर रहा है. फाइंड करना सबको आता है. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, परसेंट हमारा जाता है 100 इन द डिनोमिनेटर. सिंप्लीफाई करते हैं. So we got 50 plus 12 by 100 because after removing the percent sign we all know we'll put 100 in the denominator. Of as multiply and 50 as it is 50. Now we can solve this thing, right?
just simplify. After simplifying and solving, we got the value as 6. So we got 50 plus 6 as 56 rupees. So selling price जो आ गई हमारे 1 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल की 56 रुपीज़. 50 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस हम लेकर आ गए 56 रुपीज़. नाउ सेम प्रोसेस ट्राउज़र के साथ करते हैं. ट्राउज़र को भी वो सेल कर रहा है कितने प्रॉफिट के साथ? 10% प्रॉफिट के साथ. सो आफ्टर सेलिंग trouser material, selling price of 1 meter trouser material will be equals to same 90 the basic amount and 10% of 90 तो वो अर्न ही कर रहा है, बट ओवर 90 ही इज अर्निंग 10%. और 10% भी किसका? 90 का ही 10%. यहाँ पर भी इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 90 as it is, 10 as it is, this percent sign comes in the denominator as 100 of multiply and 90 as it is. Now we can cancel out all the zeros. So we got the value as 90 plus 9, that is 99 rupees. तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो क्वेश्चन में पहले से गिवन थी वो है. सेलिंग प्राइस जो आफ्टर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करनी थी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं. शर्ट मटेरियल की कॉस्ट प्राइस आ गई है 56 रुपीज़ एंड ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट प्राइस अब हमारे पास है 99 रुपीज़. अब हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि टोटल अमाउंट जो वो अर्न कर रहा है 36,600. तो हमारा टोटल अमाउंट क्या आएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट. So it is given that if he buys 3 meter of shirt material, then he buys 2 meter of trouser material. अब पहले इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या बोल रहा है? हर 3 मीटर ऑफ शर्ट के लिए वो ट्राउज़र का कितना मटेरियल बाय कर रहा है? 2 मीटर. अब हम मान लेते हैं कि दैट कितना वो ट्राउज़र बाय कर रहा है और कितना वो शर्ट मटेरियल बाय कर रहा है. सो लेट ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट. शर्ट का कितना उसने बाय किया? 3x मीटर. 3 तो वो जो ले रहा है अब सिर्फ 3 नहीं ले रहा, 3 का मल्टीपल वो ले रहा है. सो हमने ले लिया 3x मीटर वो शर्ट ले रहा है. तो अब 3x मीटर अगर वो शर्ट ले रहा है तो ट्राउज़र कितना लेगा? 2 मीटर फॉर एवरी 3 मीटर. सो हमने सपोज कर लिया 3x मीटर हमारी टोटल शर्ट की मटेरियल है एंड 2x मीटर हमारा टोटल ट्राउज़र मटेरियल है. अब यहाँ से हमें टोटल सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 1 मीटर की हम निकाल चुके हैं, टोटल की क्या हो जाएगी? रेट इनटू क्वांटिटी. 1 मीटर का रेट आ रहा था 56 रुपीज़ शर्ट के लिए. क्वांटिटी हमने ली है जो पूरा वो शर्ट मटेरियल बाय कर रहा है, दैट इज़ 3x. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि ओवरऑल उसका कितना यहाँ से सेलिंग प्राइस आ रहा है. सेम हमने कर दिया ट्राउज़र के साथ, दैट 99 हमारा वहाँ पर सेलिंग प्राइस था 1 मीटर ऑफ ट्राउज़र सेल करने पर. सो 1 मीटर 99 में जा रहा है तो 2x मीटर जो हमने सपोज किया है वो कितने में जाएगा? तो 2x इंटू 99 ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा हमारे ट्राउज़र का. तो ये हमारी शर्ट की सेलिंग हो गई प्राइस, ये हमारी हो गई ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस. टोटल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया? दोनों को यहीं पर ही ऐड कर लिया. सो वी गॉट 56 इंटू 3 168, देन x as it is 99 into 2 198x. So now 168x plus 198x as 366x rupees. So we got the total selling price as 366x rupees. Don't forget this x here. तो ये आ गई हमारे अकॉर्डिंग टोटल सेलिंग प्राइस. बट हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि total selling price, it is given in the question that total selling price is 36600. 36,600 was the total selling price. तो हमारी सेलिंग प्राइस और ये वाली सेलिंग प्राइस दे हैज़ टू बी इक्वल. करेक्ट? कर लेते हैं इक्वेट. सो दैट मीन्स रुपीज़
366 eggs will be equals to 36,600. Now we got a linear equation here, and now we know how to solve this condition further. So we need to find this x. So if we need to find this x, we need to remove this 366 from LHS 2 and transpose it to the RHS. So that's we are doing here. We are transposing this 366 to RHS. That means it will go in the case of divide here. So 36,600 divided by 366 gives us 100. So we got the value of x here as 100. x की वैल्यू आ गई, बट हमारा मेन टारगेट x फाइंड करना तो बिल्कुल नहीं था. वापस से क्वेश्चन में जाते हैं. क्या पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में? सो वी नीड टू फाइंड द ट्राउजर मटेरियल, करेक्ट? एंड हियर we have taken the trouser material as 2x meter. So if we have x, now we can easily calculate the total trouser material. So total trouser material will be equals to 2x will be equals to 2 into 100, that is 200 meter. Therefore the trouser material, total trouser material he is buying is 200 meter. We got the answer. Easy, right? सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब इजी है. थोड़ा सा कंफ्यूज करता है यह क्वेश्चन, बट कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक बार फिर से जाके इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिएगा, एक बार और करेंगे, बहुत इजीली आ जाएगा ये हमें क्वेश्चन. सिर्फ रिकॉल करते हैं क्या क्या किया हमने. कॉस्ट प्राइस गिवन थी, कॉस्ट प्राइस से हमने 1 मीटर ऑफ क्लोथ का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया आफ्टर द प्रॉफिट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. देन हमने सपोज किया दैट इफ ही इज बाइंग 3 meter shirt material for every 2 meter of trouser material. So we have supposed that he is buying 3x meter of shirt and 2x meter of trouser. Then next we have find the total selling price. So we have the selling price of 1 meter of cloth for both trouser and shirt. So we calculated the total selling price. Then after getting the total selling price, what we did? We compared the value we got and the value that is given in the question. We have equated both the values. So by doing this we got a linear equation here, and after getting the linear equation everything was very easy. We just have solved this linear equation here, got the value of x, and after finding the x we got the total trouser material as 200 meter. Easy, correct? अब I hope इसके बाद ये क्वेश्चन हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसे ही कंफ्यूजिंग है, देखते हैं क्या है. हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय. अब इसको थोड़ा सा ना हम एज अ पजल सॉल्व करते हैं. एक पहेली दी गई है, क्या है वो ध्यान से देखते हैं. एक हर्ड है डियर्स का, इसमें से हमें बोला है कि हाफ ऑफ द डियर, इन जितने भी नंबर ऑफ डियर है अभी हमें नहीं पता है, इनमें से जो हाफ नंबर ऑफ डियर हैं वो ग्रेजिंग के लिए गए हुए हैं फील्ड में. देन जो लेफ्ट ओवर हाफ हर्ड था हमारा, उसका 3/4, मतलब ये जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है इसका 3/4, 3 पार्ट में से 4 पार्ट में से अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें यहाँ से, तो इसका 3/4 पोर्शन जो है वो वहाँ पर खेल रहा है, आसपास खेल रहे हैं वो डियर. नेक्स्ट हमें बोला गया है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल और द पॉन्ड. जो बचे हुए हैं, कितने बचे हैं? सो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये हमें दे दिया है कि दे आर 9 डियर्स. तो बचे हुए जो 9 डियर्स हैं वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में से. नाउ वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड. तो इतनी सारी कन्फ्यूजन के बाद हमें बोला है कि नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करने हैं. तो बस हम क्या करेंगे, हम इस मैनर में इसे सॉल्व करेंगे. लेकर चलेंगे टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल में से आधों को हम भेज देंगे कि चलिए आप जाइए ग्रेजिंग के लिए जाइए. बचे हुए में से जो 3/4 होंगे उनको हम भेज देंगे कि चलिए आप जाके खेलिए, और बचे हुए जो बेचारे 9 हैं वो तो वैसे भी वही हैं वाटर के पास, करेक्ट? तो नाउ वी नीड अ वेरिएबल. क्या सपोज करें?
सपोज कर लेते हैं वही हमारा पुराना एक प्यारा सा x, लेट द नंबर ऑफ डियर्स फाइंड आउट करने हैं एंड एज पर द रूल तो नहीं है बट हमने बना लिया है, जो फाइंड आउट करना है वही हम सपोज करके चल रहे हैं। तो हमने ले लिया कि नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं x। अब वन बाय वन इस सिचुएशन को सारा हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितने डियर ग्रेज कर रहे थे, हाफ, टोटल का हाफ जो नंबर ऑफ डियर्स थे वो ग्रेजिंग के लिए गए हुए थे। सो इफ़ वी हैव टोटल नंबर इज x, हमारा टोटल नंबर x है तो इसका हाफ क्या होगा x बाई 2, करेक्ट। सो हाफ ऑफ द डियर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x, दैट इज x बाई 2। नाउ वी गॉट द वैल्यू कि कितने नंबर ऑफ डियर जो थे, एग्जैक्ट नंबर अभी हमारे पास नहीं है बट वी हैव कि x बाई 2 डियर्स जो हैं वो ग्रेजिंग के लिए गए हुए हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि जो बचे हुए डियर हैं, जो लेफ्ट ओवर हाफ जो बचे हुए डियर हैं उनका 3/4 मतलब 3/4 ऑफ हाफ डियर आर प्लेइंग नियर बाय। सो नंबर ऑफ डियर्स रिमेनिंग, अब आधे चले गए तो बचे कितने होंगे, एक पूरा पार्ट था उसके हाफ चले गए तो बचे हुए भी कितने हैं, हाफ। टोटल x था, x में से हाफ हटा दिया, 1 रुपये है, आधे खर्च कर दिए, कितने बचेंगे, ऑब्वियसली आधे ही बचेंगे। सो अब ग्रेजिंग के बाद जो नंबर ऑफ डियर्स वहाँ बचे हैं दैट इज ऑल्सो हाफ, x बाय 2। अब इन्हीं हाफ का 3/4, सो देयर नंबर ऑफ डियर प्लेइंग इन द फील्ड क्या दिया हुआ है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग हाफ हर्ड। सो 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर विल बी 3/4 किसका, बचे हुए डियर का, कितने बचे हैं, x बाई 2 पार्ट हमारा बचा है। सो x बाई 2 का 3/4 कितना हो गया, 3x, 3 इंटू एक्स 3x, 4 इंटू 8 8। सो इतने जो हैं डियर वो वहाँ पर खेल रहे हैं। अब बचे हुए जो हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी हमें गिवन है दैट 9 डियर्स जो है वो पानी पीने गए हुए हैं। तो हमें क्या क्या मिल गया कि x बाई 2 जो है वो ग्रेजिंग के लिए गए हुए हैं, 3x बाई 8 जो है वो वहाँ पर खेल रहे हैं और 9 जो है वो वहाँ पर पानी पी रहे हैं। और यही है, इनको सबको साथ में लिख दें, अगर हम इन सबको टोटल कर दें तो हमें मिल जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ डियर, करेक्ट। ये सब जो आसपास हैं क्या कर रहे हैं, अब हम सबको साथ में ले आते हैं। तो सबको साथ में ले आते हैं तो हमें मिल जाएंगे हमारे टोटल डियर। सिंस टोटल डियर सारे डियर मिला के क्या हो जाएंगे, कौन कौन से डियर, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं वो डियर, जो प्लेइंग है खेल रहे हैं आसपास वो डियर, और जो पानी पी रहे हैं, सबको साथ में हम ले आएँ तो हमें टोटल डियर के मिल जाएंगे कि सारे डियर कितने हैं, करेक्ट। तो अब इन सब की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो टोटल डियर हमारे पास क्या है, हम जो लेकर चले हैं दैट इज x। वी हैव सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ डियर्स आर x। So now x will be equals to grazing deer, number of grazing deer that is x by 2 plus number of deers playing nearby that is 3x by 8 plus number of deers drinking water from the pond that is x. So after adding these three value we will get the total number of deers here. अब क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने किया है, क्या किया है, जितने भी ये वेरिएबल पार्ट थे हमें पता है लीनियर इक्वेशन दिख रही है, सिंप्लीफाई वे में नहीं है तो हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, x और सारे x को हम LHS में ले जाते हैं। सो x इज हियर एट इट्स प्लेस। नाउ x बाई 2 इज पॉजिटिव हियर सो इट विल गो विथ द नेगेटिव साइन इन LHS। 3x बाई 8 इज ऑल्सो पॉजिटिव हियर तो ये भी जाके नेगेटिव हो जाएगा। नाउ 9 को हम यहीं रख रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमारे पास ये टर्म्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है दो तरीके हैं, या तो हम ये पूरा डिनोमिनेटर पार्ट इनका LCM लेके बोथ साइड उससे मल्टीप्लाई कर लें, या हम सीधे सीधे LCM भी ले सकते हैं। सो आफ्टर टेकिंग द LCM ऑफ 8 and 2 आई गॉट द LCM एज 8। 8 आ गया हमारा LCM। LCM लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वी ऑल नो
डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं एज एलसीएम एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा न्यूमरेटर भी चेंज होता है, मतलब जो पहले वाला फ्रैक्शन है हम उसका क्या कर रहे होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं विद द डिनोमिनेटर एज द एलसीएम। सो सारी चीज़ें करने के बाद एलसीएम आया 8, हियर डिनोमिनेटर है 1, 1 को 8 बनाना है, 8 का मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी 8 होगा। सो वी गॉट 8 इंटू एक्स 8x, माइनस साइन एज इट इज। नाउ 2 4s are 8, so we need to multiply the denominator by 4. That means we will multiply the numerator by 4 also. So 4 into x 4x. Now minus sign as it is. Now here ये तो बेचारा पहले से ही 8 है, बेचारा क्या, बहुत अच्छी बात है कि ये पहले से ही 8 है, मतलब इसको चेंज करने की रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो 3x as it is. Now in the denominator we have 8 and in the numerator we have all the like terms. So we can solve them. So after simplifying, यहाँ पर एक स्टेप हम और लिख सकते हैं, what is 8x minus 4 5 6 7x. Now this 8 we can send this 8 to RHS. यहाँ डिनोमिनेटर में है मीन्स डिवीजन में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 9 इंटू 8। सो ये स्टेप इफ़ यू वांट ये आप ऐड कर सकते हैं। सो आई हैव डायरेक्टली सॉल्व इट हियर। सो 8x माइनस 7x इज x ओनली बिकॉज 8 माइनस 7 इज़ 1, सो 1 लिखने की रिक्वायर्ड नहीं होती है, सो इसलिए हमने सिंपल x लिखा है। नाउ 9 इंटू 8 72, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 72। और x क्या था हमारा, x हमारे थे टोटल नंबर ऑफ डियर्स, एंड इन दिस क्वेश्चन यही तो फाइंड आउट करना था हमें, तो कर लिया हमने भैया फाइंड आउट कि टोटल डियर्स कितने हैं। ये पूरा जो पजल था, इस पूरे पजल में हमारे टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमें मिल गए 72। अच्छा था क्वेश्चन, राइट? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इजी था, बस हमने 1 बाय 1 हमारे जो रूल्स थे वो अप्लाई किए एंड व्हेन वी गॉट टोटल नंबर ऑफ डियर एज 72। इजी, करेक्ट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी बुक में वो देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4 इज दिस। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. Grandfather है, एज का क्वेश्चन है, पता है हमें वैसे तो क्या होने वाला है। So a grandfather is 10 times older than his granddaughter. Grandfather जो हैं वो अपनी granddaughter से 10 times older हैं, 10 गुना ज़्यादा उनकी एज है। He is also 54 years older than her. एक और कंडीशन दे दी, एक तरफ तो हमें बोला है कि जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं। दूसरा हमें बोल दिया कि 10 टाइम्स तो ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकली एडिशन बेसिस पे कैलकुलेट करें तो वो कितने ज़्यादा बड़े हैं, वो 54 ईयर्स बड़े हैं। उनकी जो भी डॉटर की एज है, ग्रैंड डॉटर की जो एज है, उस एज से वो 54 ईयर्स ज़्यादा हैं। दो कंडीशन दी हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्या फाइंड करना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो क्वेश्चन देखते से ही पता चल रहा है कि बहुत इजी है, एक ही चीज़ में को हमें दो कंडीशन में दे दिया गया है। चलिए करते हैं सॉल्व। सो लेट्स सपोज ग्रैंड डॉटर्स एज इज x ईयर्स। अब ग्रैंड डॉटर क्यों सपोज किया, ग्रैंड फादर क्यों नहीं करे, क्योंकि ग्रैंड फादर की जो एज दी गई है वो डॉटर के रिगार्डिंग दी गई है, तो डॉटर हम सपोज कर लेंगे तो ग्रैंड फादर की हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ग्रैंड डॉटर है हमारी x ईयर्स ओल्ड, तो ग्रैंड फादर कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ग्रैंड फादर है हमारे 10 टाइम्स। सो अगर ये x है तो 10 टाइम्स मीन्स 10x ईयर्स के हो जाएंगे, करेक्ट? अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक और कंडीशन कि जो ग्रैंड फादर हैं वो 54 ईयर्स ज़्यादा हैं। मीन्स हमने कर लिया x प्लस 54, क्योंकि ग्रैंड डॉटर की एज x है, इसमें अगर हम 54 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ग्रैंड फादर की एज। अब हमने एक और एज निकाली है ग्रैंड फादर की, वो क्या है 10x। मीन्स ये वाली एज और ये वाली एज दोनों इक्वल होनी चाहिए,
करेक्ट, क्योंकि दोनों ही ग्रैंडफादर की एज है, प्रेजेंट एज ही है, ऐसा भी नहीं है कि ये बाद की ये पहले की है. So that's why we have equated these two numbers, that is 10x equals x plus 54. अब क्या करना है, अब तो आपको पता ही है क्या करना है. We got the equation here. इक्वेशन मिल गई है, ट्रांसपोजिंग करते हैं, सॉल्व करते हैं. क्या किया, 10x यहीं पर था अपनी जगह पर, इस x को शिफ्ट कर लिया, पॉजिटिव है, एंड इक्वल्स टू में 54 एज इट इज़ है. सो 10x माइनस x विल बी इक्वल्स टू 9x एंड इन इक्वल वी हैव 54. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 9 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर्स इस LHS से RHS में जाएगा और डिवाइड में जाएगा. सो हमने बोथ साइड, या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या किया हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, वी गॉट 9 divided by 9 1, so we got x here. 54 divided by 9 is 6, so we got the value of x as 6. x क्या था, x थी हमारी ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज. सो यहाँ हमें मिल गई ग्रैंड डॉटर्स एज इज 6 years. अब ग्रैंड डॉटर 6 years की हैं, तो हमारे ग्रैंड फादर कितने हो जाएंगे, 10 times ऑफ दिस एज. तो 10 into 6 is 60. ग्रैंड डॉटर की एज भी आ गई एंड ग्रैंड फादर की एज भी आ गई. तो ग्रैंड डॉटर 6 years ओल्ड एंड ग्रैंड फादर जो है वो 60 years ओल्ड हैं. अब यहाँ से इस वाली कंडीशन से भी हम चेक कर सकते हैं, ग्रैंड डॉटर 6 है, ये उनसे 54 years ज़्यादा है. सो 6 + 54 विल बी 60. करेक्ट. तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे. लीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, पहले ही हमें पता चल गया था बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और अब आप भी बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख ही गए हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत इजी लगा हमें. करेक्ट. वन मोर क्वेश्चन इज देयर, नॉट द लास्ट. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं. अमन's एज इज 3 times his son's एज. अमन की एज है 3 times उसके सन की एज के. उसका जो बेटा है उसकी एज का 3 times हम कर रहे हैं अभी, जैसे जस्ट हमने एज वाला क्वेश्चन किया. 10 years ago he was 5 times his son's एज. 10 years ago 10 साल पहले वो अगर अपने सन की एज से कंपेयर करता है अपनी एज, तो उसे क्या मिलता है कि 10 साल पहले वो अपनी सन के एज के 5 times था. प्रेजेंट में वो 3 times है और 10 साल पहले वो 5 times था. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. यहाँ पर भी क्या करना है, प्रेजेंट एज सपोज करना है. एज वाले क्वेश्चन हमने इतने सारे कर लिए हैं कि अब तो कोई हमें ऐसे क्वेश्चन नींद में भी दे दे तो शायद हम सॉल्व कर लेंगे. करेक्ट. चलिए फिर जल्दी से करते हैं. क्या करेंगे, प्रेजेंट एज पूछी गई है, सो प्रेजेंट एज सपोज करेंगे. लेट दी सन्स प्रेजेंट एज, बिकॉज अमन की जो एज है वो सन के रिगार्डिंग दी गई है, तो हमने सन की एज सपोज कर ली x years. देन अमन की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 3x years. देन अमन्स प्रेजेंट एज इज 3x years. तो अब हमारे पास सन की प्रेजेंट एज है और अमन की प्रेजेंट एज है. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो कंडीशन होती है 10 years ago, 10 years after या वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम एज फाइंड आउट करते हैं. सो 10 years बिफोर अमन की एज क्या हो जाएगी, अमन की एज हो जाएगी 3x - 10. जो अमन है वो 10 साल छोटा हो जाएगा. अभी 3x है, 10 साल छोटा करेंगे तो 3x - 10. ना हमें बोला गया है कि सन की एज के 5 times है, तो सन की एज भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो हमने फाइंड आउट कर ली सन की एज, वो हमें मिल गई x - 10. चल क्या बोला गया है अब वो देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि जो फादर है, जो अमन है, 10 साल पहले अपनी बेटे की एज के 5 times है. करेक्ट. तो हमने किया अमन की एज और सन की एज को इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग 5
टू दी सन्स एज, क्योंकि सन की एज में 5 टाइम्स करेंगे तब जाके वो फादर की एज के बराबर होगी। तो यही हमने किया, सन की एज में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और वो बराबर हो गई फादर की एज के। कौन सी वाली एज? बिफोर 10 ईयर्स वाली एज। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने सारे वेरिएबल पार्ट को LHS में शिफ्ट कर लिया। सो 5, एक स्टेप और हम यहाँ लिख सकते हैं, वो क्या है कि ब्रैकेट ऑफ करके हमें क्या मिलेगा लिख लेते हैं। सो वी विल गेट 3x as it is minus 10 as it is in equal, after removing this bracket this 5 will multiply to x, so we will get 5x, and 5 will multiply to 10, we will get 550 and with this negative sign. So ये हमारी इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो रही थी 3x minus 10 equals 5x minus 50। तो अब हमने क्या किया, 5x को यहाँ शिफ्ट कर लिया और 10 को RHS में शिफ्ट कर दिया। सो 3x minus 5, बिकॉज 5 अगर हम यहाँ देखें 5x तो पॉजिटिव था, अपनी प्लेस चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा, तो इसलिए यहाँ आके क्या हो गया नेगेटिव। इक्वल्स एज इट इज। नाउ -50, वाई वी हैव -50 हियर, बिकॉज ये जो 50 है इसके आगे का जो साइन है वो नेगेटिव है, मीन्स 50 जो है वो नेगेटिव है, और 50 यहाँ पहले से लिखा है इसलिए हमने उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी है कि भैया आप पहले से थे तो आप यहाँ रहिए, जो भी आएगा वो नेक्स्ट चला जाएगा। तो -50 पहले से, देन 10 जो है वो यहाँ पर नेगेटिव था तो अपनी प्लेस चेंज करके वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो वी गेट दिस इक्वेशन हियर। नाउ वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस कंडीशन। 3x minus 5x, 3x minus 5 minus 2. So we got minus 2x here and minus 50 plus 10, plus minus minus होगा, 50 minus 10 will be 40 and 50 is greater value, so we will take the sign from 50, that is negative. So we got minus 2x equals minus 40. अब बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन का केस है, मतलब फर्स्ट साइड तो मल्टीप्लिकेशन ही है, सेकेंड सिर्फ कांस्टेंट है। क्या करेंगे, -2 को शिफ्ट करेंगे टू LHS, या फिर हम बोलें बोथ साइड हम डिवाइड कर रहे हैं -2 से। सो आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2, so -2 divided by -2 will be 1, so we got x here in equals -40 divided by -2. यहाँ लिख लेते हैं -40 divided by -2. So we all know डिवाइड करते टाइम फ्रैक्शन में अगर बोथ हमारा डिवाइज़र और डिविडेंड नेगेटिव होता है तो क्वोशंट पॉजिटिव आता है, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है डायरेक्ट 20, क्योंकि 40 और 2 को डिवाइड करेंगे, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 20 विद द पॉजिटिव साइन। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। x क्या था, सन की एज हमने सपोज की थी एज x, सो वी गॉट सन्स एज इज 20 ईयर और फादर कितने थे, फादर थे हमारे 3x ईयर, सो 20 ईयर्स ओल्ड सन है तो फादर क्या हो जाएंगे 60, बिकॉज 3 into 20 will be 60। लीजिए आ गई दोनों की एज, ईजी है ना। अब आई होप एज वाले क्वेश्चन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड सिर्फ एज क्यों, बाकी सारे क्वेश्चन में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हमने ध्यान से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो अगर कहीं पर भी हमें डाउट हुआ है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, सो यू हैव दिस वीडियो, गो थ्रू अगेन विद दिस वीडियो and you will get your answer। confusion वैसे ही अलग दूर चला जाएगा। clear? so here ends the exercise 2.4। 2.4 पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हमने, जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए। so that's it for this video, we are done for today। now I'll see you in the next video where we'll do the next part of this chapter। So stay tuned with us. Thank you.